देखने में आनंद आए। यहाँ प्रस्तुत है अकबर बीरबल की वो कहानी। शीर्षक सबसे वफादार जीव की खोज। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का एक महाकाव्य किस्सा। अध्याय 1, दरबार का प्रश्न। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। दिल्ली के तख्त पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। दीवाने खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। दीवारों पर नक्काशीदार काम और फर्श पर बिछे कीमती कालीन मुगल शानो शौकत की गवाही दे रहे थे। दरबारी अपने अपने स्थानों पर खड़े थे और हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। लेकिन आज बादशाह अकबर का मन किसी राजकाज में नहीं लग रहा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें तो नहीं, पर एक दार्शनिक उलझन जरूर थी। उन्होंने अचानक संगीत रुकवा दिया और नवरत्नों की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर अदब किया। अकबर ने सिंहासन से उठते हुए कहा, आज हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न उठ रहा है। हम इंसान खुद को अशरफुल मखलूकात यानी समस्त जीवों में श्रेष्ठ कहते हैं। हम बुद्धिमान हैं, हम निर्माण कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या हम वफादार हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह जैसे दिग्गज एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर ने आगे कहा, इतिहास गवाह है कि सगे भाइयों ने गद्दी के लिए एक दूसरे का खून बहाया है। बेटों ने पिताओं को कैद किया है, वजीरों ने बादशाहों से गद्दारी की है। तो फिर इस दुनिया में सबसे वफादार जीव कौन है? क्या कोई ऐसा जीव है जो अपनी जान दे दे लेकिन अपने मालिक का साथ न छोड़े? एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, हाथी सबसे वफादार होता है। वो युद्ध में भी अपने महावत का साथ नहीं छोड़ता। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, घोड़ा सबसे वफादार है। महाराणा प्रताप का चेतक देखिए, उसने अपनी जान दे दी। अकबर ने सिर हिलाया। हाथी और घोड़े वफादार होते हैं, लेकिन उन्हें सधाया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, और अगर दुश्मन उन्हें बेहतर खाना और आराम दे तो कई बार वे भी विचलित हो सकते हैं। हमें वो जीव चाहिए जिसकी रग रग में वफादारी हो, जिसे वफादारी सिखानी ना पड़े। शहंशाह ने अपनी बात खत्म करते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है। तुम्हें इस दुनिया का सबसे वफादार जीव खोजकर हमारे दरबार में पेश करना होगा और उसे साबित भी करना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमें शक होने लगेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जो हुक्म जहांपनाह, मुझे चुनौती स्वीकार है। अध्याय 2, खोज की शुरुआत। अगले दिन से बीरबल आगरा की गलियों, जंगलों और गांवों की खाक छानने निकल पड़े। वे जानते थे कि अकबर को कोई साधारण जवाब नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसा उदाहरण पेश करना था जो बादशाह की रूह को छू जाए। बीरबल ने भेष बदला। उन्होंने एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और निकल पड़े। सबसे पहले वे शाही अस्तबल गए। वहां घोड़ों की सेवा की जा रही थी। बीरबल ने देखा कि एक साइस, घोड़े की देखभाल करने वाला, एक घोड़े को मार रहा था, फिर भी घोड़ा चुपचाप खड़ा था। बीरबल ने सोचा, ये वफादारी है या मजबूरी? ये बेजुबान जानवर बंधा हुआ है, इसलिए सह रहा है। फिर वे हाथियों के बाड़े में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पागल हाथी अपने ही महावत को कुचलने दौड़ा। बीरबल ने अपनी डायरी में नोट किया, ताकतवर जानवर का मूड कभी भी बदल सकता है। दिन बीतते गए। बीरबल ने तोते, कबूतर, बाज, यहां तक कि नेवले को भी परखा। नेवला सांप से लड़ता है, लेकिन वो अपनी रक्षा के लिए लड़ता है, मालिक के लिए नहीं। 2 हफ्ते बीत चुके थे। बीरबल थोड़े निराश थे। एक शाम वे यमुना किनारे एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के बाहर एक बेहद बूढ़ा और कमजोर आदमी बैठा था। उसका नाम रामदीन था। रामदीन के शरीर पर फटे कपड़े थे और वो अपनी सूखी रोटी के टुकड़े कर रहा था। उसके पास ही एक मरियल सा, हड्डियों का ढांचा बना हुआ कुत्ता बैठा था। कुत्ते के शरीर पर कई घाव थे, एक कान कटा हुआ था और वो लंगड़ा रहा था। बीरबल ने पेड़ के पीछे छिपकर नजारा देखा। रामदीन ने रोटी का एक टुकड़ा खुद खाया और दूसरा टुकड़ा उस कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। ले मोती खा ले, आज यही नसीब हुआ है, रामदीन ने प्यार से कहा। मोती कुत्ता ने रोटी नहीं खाई। वो पूंछ हिलाता रहा और रामदीन के चेहरे को देखता रहा, मानो कह रहा हो, पहले तुम पेट भर लो मालिक। जब रामदीन ने जबरदस्ती उसके मुंह के पास रोटी की, तब जाकर उसने खाई।
तभी कहीं से एक हट्टा कट्टा मुसाफिर वहां आया। उसने रामदीन को धक्का दिया और उसकी बची हुई रोटी छीनने की कोशिश की। रामदीन कमजोर था, वो गिर गया। लेकिन अगले ही पल वो मरियल सा कुत्ता, जो ठीक से खड़ा भी नहीं पा रहा था, शेर की तरह उस मुसाफिर पर झपटा। मोती ने मुसाफिर का पैर पकड़ लिया। मुसाफिर ने उसे लात मारी, डंडे से मारा। मोती काएं-काएं चिल्लाया, लेकिन उसने जबड़ा नहीं खोला। वो अपनी जान पर खेल गया। अंत में मुसाफिर को डरकर भागना पड़ा। घायल मोती खून से लथपथ होकर भी रेंगता हुआ रामदीन के पास गया और उसका हाथ चाटने लगा। वो ये नहीं देख रहा था कि उसे कितनी चोट लगी है, वो ये देख रहा था कि उसका मालिक ठीक है या नहीं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मिल गया, यही है वो जीव। अध्याय 3, दरबार में वापसी और सन्नाटा। 1 महीना पूरा हुआ, दरबार फिर से सजा। आज भीड़ पहले से ज्यादा थी, क्योंकि सबको पता था कि बीरबल अपनी खोज का परिणाम लाने वाले हैं। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी चुनौती पर खरे उतरे? कहाँ है वो सबसे वफादार जीव? बीरबल अपने स्थान से उठे। उन्होंने ताली बजाई। दरबार के मुख्य द्वार से 2 पहरेदार एक गंदे मैले कुचैले कुत्ते को जंजीर से पकड़कर अंदर लाए। कुत्ता डरा हुआ था, चकाचौंध देखकर सहम गया था। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। मुल्ला 2 प्याजा हंसते हुए बोले, बीरबल, क्या यही तुम्हारी बुद्धिमानी है? एक आवारा कुत्ता? हमने सोचा था तुम कोई शेर या कोई जादुई पक्षी लाओगे। अन्य दरबारी भी नाक भौं सिकोड़ने लगे। छी, इसे दरबार में लाकर आपने तौहीन की है, एक अमीर ने कहा। अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तुमसे सबसे वफादार जीव मांगा था और तुम गली का एक कुत्ता उठाकर ले आए। बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने झुककर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन फैसले पर पहुंचने से पहले मेरी दलील सुन ले और एक छोटी सी परीक्षा की इजाजत दे। अकबर ने गुस्से को दबाते हुए कहा, ठीक है, साबित करो। अगर ये कुत्ता वफादार न निकला तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अध्याय 4, वफादारी की अग्नि परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कुत्ता मोती है। इसका मालिक रामदीन बाहर खड़ा है। मैंने उन्हें यहां बुलाया है। रामदीन को अंदर लाया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। मोती ने जैसे ही रामदीन को देखा, वो पूंछ हिलाने लगा और जंजीर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने घोषणा की, हुजूर, वफादारी की पहचान सुख में नहीं, दुख और संकट में होती है। दरबार में मौजूद मेरे कई मित्र कहते हैं कि वे वफादार हैं। आइए एक प्रयोग करते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने एक बहरूपिये को बुलाया, जिसे जल्लाद का वेश दिया गया था। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। बीरबल ने कहा, यह जल्लाद अब रामदीन पर हमला करने का नाटक करेगा। देखते हैं क्या होता है। सैनिकों ने मोती को छोड़ दिया। मोती दौड़कर रामदीन के पैरों के पास बैठ गया। तभी जल्लाद डरावनी आवाज निकालता हुआ तलवार लहराते हुए रामदीन की ओर दौड़ा। रामदीन चीखा। दरबारियों की सांसें थम गईं। मोती, जो आकार में उस जल्लाद के घुटने तक भी नहीं आता था, बिना एक पल गंवाए एक तीर की तरह जल्लाद की ओर लपका। वो भौंकता हुआ सीधे जल्लाद के सीने पर कूदने की कोशिश करने लगा। जल्लाद ने उसे डराने के लिए तलवार घुमाई, लेकिन मोती पीछे नहीं हटा। वो जल्लाद के कपड़ों को फाड़ने लगा, उसके पैरों को काटने लगा। मोती की आंखों में मौत का डर नहीं था, सिर्फ अपने मालिक को बचाने का जुनून था। बीरबल ने इशारा किया और जल्लाद रुक गया। मोती अभी भी गुर्रा रहा था और रामदीन के आगे ढाल बनकर खड़ा था। बीरबल ने कहा, रुकिए जहांपनाह, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, अब असली वफादारी की तुलना होगी। अध्याय 5, इंसान बनाम जानवर। बीरबल ने दरबार में मौजूद एक अमीर सेठ को आगे बुलाया। यह सेठ अक्सर अपनी वफादारी की कस्में खाता था। बीरबल ने कहा, सेठ जी, मान लीजिए ये जल्लाद आपको मारने आ रहा है। आपके पास आपका सबसे वफादार नौकर कल्लू खड़ा है। कल्लू को बुलाया गया। बीरबल ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद तलवार लेकर सेठ की ओर दौड़ा। जैसे ही जल्लाद पास आया, नौकर कल्लू अपनी जान बचाने के लिए पीछे खंभे की आड़ में छिप गया। सेठ जी अकेले खड़े कांपते रह गए। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल ने फिर अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, देखा आपने, इंसान बुद्धिमान है, इसलिए वो पहले अपना नफा नुकसान सोचता है। खतरे के वक्त इंसान का दिमाग उसे भागने की सलाह देता है। लेकिन ये कुत्ता, इसे नहीं पता कि तलवार क्या कर सकती है। इसे नहीं पता कि ये मर जाएगा। इसे बस इतना पता है कि ये इसका मालिक है, और जब तक सांस है
मालिक पर आंच नहीं आने देगा। बीरबल ने मोती के सिर पर हाथ फेरा। जहां पनाह, इंसान को वफादार होने के लिए वजह चाहिए होती है, धन, पद या डर, लेकिन कुत्ते की वफादारी बिना किसी शर्त के होती है। चाहे आप इसे सूखी रोटी दें या भूखा रखें, यह आपको छोड़कर किसी अमीर के पास नहीं जाएगा। अध्याय 6, अकबर का फैसला। अकबर सिंहासन से नीचे उतरे। वे धीरे धीरे चलकर उस कुत्ते के पास आए। मोती अभी भी रामदीन से चिपका हुआ था, डरा हुआ लेकिन सतर्क। अकबर ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल ने सच कहा। हमने बड़े बड़े शूरवीर देखे हैं जो वक्त आने पर पाला बदल लेते हैं। हमने ऐसे वजीर देखे हैं जो सोने के सिक्कों के लिए राज बेच देते हैं, लेकिन इस बेजुबान जानवर ने हमें आज वफादारी का असली मतलब सिखाया है। बादशाह ने अपनी गले से मोतियों की माला उतारी और रामदीन के गले में डाल दी। आज से इस कुत्ते को शाही वफादार का दर्जा दिया जाता है। रामदीन, तुम्हें और मोती को कभी खाने या रहने की कमी नहीं होगी। इसका खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम जीत गए। तुमने न केवल चुनौती पूरी की, बल्कि हमारी आंखों से इंसान के अहंकार का पर्दा भी हटा दिया। वाकई कुत्ता ही इस दुनिया का सबसे वफादार जीव है। उपसंहार, निष्कर्ष। उस दिन के बाद से अकबर के दरबार में वफादारी की मिसाल जब भी दी जाती तो मोती की कहानी सुनाई जाती। बीरबल ने बड़ी सरलता से यह सिद्ध कर दिया कि वफादारी शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। और वो कुत्ता मोती अपने अंतिम सांस तक रामदीन के साथ ही रहा, ये साबित करते हुए कि प्रेम और वफादारी की भाषा किसी शब्दकोश की मोहताज नहीं होती। कहानी का सार: सच्ची वफादारी निस्वार्थ होती है। जो लाभ हानि देखकर वफादारी करे वो वफादार नहीं, बल्कि व्यापारी है। बीरबल ने सिखाया कि छोटे और तुच्छ समझे जाने वाले जीव भी इंसान से कहीं ज्यादा महान हो सकते हैं। यहां पिछली कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि क्या बीरबल का दावा और मोती, कुत्ता की वफादारी एक बार फिर कसौटी पर खरी उतरती है जब बादशाह की जान पर बनाती है। शीर्षक: वफादारी की असली परीक्षा, भाग 2, अकबर बीरबल की कहानी का विस्तार। अध्याय 7, मुल्ला दो प्याजा की ईर्ष्या। मोती, कुत्ता और रामदीन को शाही पनाह तो मिल गई थी, लेकिन दरबार में कुछ लोगों को बीरबल की ये जीत हजम नहीं हो रही थी, खासकर मुल्ला दो प्याजा को। उन्हें लग रहा था कि एक मामूली जानवर को इतनी अहमियत देना इंसान की तौहीन है। कुछ दिनों बाद दरबार में मुल्ला दो प्याजा ने बात छेड़ी। जहां पनाह, बीरबल ने जो साबित किया वो आधा सच है। वो कुत्ता रामदीन का वफादार है क्योंकि रामदीन ने उसे पाला है, लेकिन क्या वो सल्तनत का वफादार है? अगर कल को कोई दुश्मन उसे गोश्त का बड़ा टुकड़ा दे दे तो क्या वो अपनी वफादारी नहीं बेच देगा? जानवर तो जानवर होता है, उसे बहलाना आसान है। अकबर सोच में पड़ गए। मुल्ला की बात में भी तर्क था। बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, वफादारी खरीदी नहीं जाती, वो खून में होती है। अगर आपको शक है तो चलिए एक और परीक्षा हो जाए। अकबर ने आदेश दिया। ठीक है, अगले हफ्ते हम शिकार पर जंगल जाएंगे। रामदीन और उसके कुत्ते को भी साथ ले चला जाए। वहां जंगल के खुले माहौल और अनजान खतरों के बीच असली वफादारी का पता चलेगा। अध्याय 8, जंगल का पड़ाव। काफिला जंगल की ओर निकल पड़ा। शाही खेमे लगाए गए। रात का वक्त था और जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बादशाह अकबर अपने विशेष खेमे में सो रहे थे। उनके खेमे के बाहर कड़े पहरेदार तैनात थे। रामदीन को सेवकों वाले हिस्से में जगह मिली थी, लेकिन मोती, कुत्ता बेचैन था। वो बार बार रामदीन के खेमे से निकलकर बादशाह के खेमे की तरफ जाने की कोशिश करता। रामदीन ने उसे डांटा, मोती उधर मत जा, वो बादशाह की जगह है। लेकिन मोती की छठी इंद्री कुछ भांप रही थी जो इंसानी पहरेदार नहीं देख पा रहे थे। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी। अध्याय 9, रात का साया। आधी रात बीत चुकी थी। पहरेदार भी ऊँघ रहे थे। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। ये कोई जानवर नहीं था, ये पड़ोसी राज्य के कुछ बागी जासूस थे जो अकबर की हत्या के इरादे से भेष बदलकर काफिले के पीछे पीछे आए थे। वे जानते थे कि कुत्ते को गोश्त बहुत पसंद होता है। बागियों ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने जहरीला और नशीला गोश्त तैयार किया था। एक बागी धीरे धीरे रेंगते हुए खेमे के करीब आया। उसने देखा कि ये कुत्ता मोती जाग रहा है और कान खड़े किए बैठा है। बागी ने जेब से रसीला गोश्त निकाला और मोती की तरफ फेंका। मुल्ला दो प्याजा की बात सच हो सकती थी। एक भूखा जानवर गोश्त देखकर लपक सकता था।
मोती ने गोश्त को सूंघा। उसकी नाक ने तुरंत उस जहरीली गंध और दुश्मन की नीयत को पहचान लिया। मोती ने गोश्त को नहीं खाया, उल्टे उसने जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। अध्याय 10 खामोश हमला और मोती की दहाड़। बागी घबरा गया। उसने खंजर निकाला और तेजी से अकबर के खेमे की ओर बढ़ा ताकि कुत्ते के भौंकने से पहले काम तमाम कर सके। लेकिन मोती ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। वो उस बागी पर झपट पड़ा। उसने बागी की कलाई को अपने जबड़े में जकड़ लिया। बागी दर्द से कराह उठा। अब मोती ने अपनी पूरी ताकत से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी तेज आवाज से जंगल की शांति भंग हो गई। भौं भौं भौं। शाही पहरेदार हड़बड़ाकर जागे। कौन है? क्या हुआ? मोती ने उस हमलावर को छोड़ा नहीं था, बावजूद इसके कि हमलावर ने अपने दूसरे हाथ से मोती की पीठ पर खंजर का वार कर दिया था। मोती खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। शोर सुनकर बादशाह अकबर भी तलवार लेकर अपने खेमे से बाहर आ गए। बीरबल और मुल्ला दो प्याजा भी दौड़ते हुए आए। मशालों की रोशनी में सबने देखा कि एक घायल कुत्ता एक आदमी को दबोचे हुए है और उस आदमी के हाथ से खंजर गिर चुका है। पहरेदारों ने तुरंत उस बागी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो बादशाह को सोते हुए मारने आया था और बाकी पहरेदारों को उसने चकमा दे दिया था। अध्याय 11 मुल्ला का सिर झुक गया। वैद्य डॉक्टर को बुलाया गया। संयोग से वैद्य ने सबसे पहले बादशाह का हाल पूछा, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, पहले इस बेजुबान का इलाज करो। अगर आज ये ना होता तो शायद हम सुबह का सूरज ना देख पाते। मोती के घाव पर मरहम लगाया गया। रामदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मोती के सिर को अपनी गोद में रखकर सहला रहा था। मोती दर्द में था, लेकिन बादशाह को सुरक्षित देखकर वो अपनी पूंछ हिला रहा था। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला, तुमने कहा था कि गोश्त के टुकड़े से इसकी वफादारी खरीदी जा सकती है। देखो, वहां जहरीला गोश्त पड़ा है जिसे इसने नहीं खाया। इसने अपनी फितरत, भूख से ऊपर अपनी वफादारी को चुना। मुल्ला दो प्याजा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। जहां पनाह, मुझे माफ करें। बीरबल सही थे। इंसान का ईमान डगमगा सकता है, पर इस जीव का नहीं। ये वाकई सबसे वफादार है। अध्याय 12 शाही फरमान। अगली सुबह जब दरबार जंगल में ही लगा तो अकबर ने एक नया फरमान जारी किया। आज से हमारे शाही महल की सुरक्षा में सिर्फ इंसानी पहरेदार नहीं होंगे, हम एक विशेष श्वान दस्ता, डॉग स्क्वाड बनाएंगे। मोती इस दस्ते का प्रमुख होगा। इंसान धोखा दे सकता है, सो सकता है या रिश्वत ले सकता है, लेकिन मोती जैसे जीव की नाक और वफादारी कभी धोखा नहीं देती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ईश्वर ने इंसान को बुद्धि दी है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके, लेकिन कुत्ते को दिल दिया है ताकि वो इंसान को बिना शर्त प्यार करना सिखा सके। इस प्रकार मोती न केवल रामदीन का बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे लाडला और सम्मानित सदस्य बन गया। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक पहेली सुलझाई थी बल्कि बादशाह की जान भी बचाई थी। कहानी समाप्त। सीख, मॉरल। सच्ची वफादारी प्रलोभन, लालच मिलने पर भी नहीं बदलती। मुसीबत के वक्त ही ये साबित होता है। यहां पिछली कहानी का तीसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत है। इसमें वफादारी की तुलना शक्ति और शाही शान से की गई है। शीर्षक: सबसे वफादार जीव, भाग 3, शाही अहंकार और वफादारी की जीत। अकबर बीरबल की कहानी का समापन। अध्याय 13 फारस के सुल्तान का आगमन। मोती अब शाही महल का एक अभिन्न अंग बन चुका था, लेकिन उसकी यह प्रतिष्ठा पड़ोसी मुल्कों के राजाओं के कानों तक भी पहुंच गई थी। एक दिन फारस के सुल्तान शाहरियार मुगल दरबार में पधारे। सुल्तान शाहरियार अपने साथ बहुत बड़ा लश्कर और कीमती तोहफे लाए थे, लेकिन उनके साथ एक और खास चीज थी, एक विशाल और खूंखार शाही चीता। उसका नाम तूफान था। जब सुल्तान दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर के तख्त के पास एक साधारण सा कुत्ता मोती बैठा है। सुल्तान हंस पड़े। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा, जलालुद्दीन, हमने सुना था कि मुगल सल्तनत की शान बेमिसाल है, लेकिन आपके तख्त के पास ये गंदा जानवर क्या कर रहा है? हमारे मुल्क में कुत्ते गलियों में रहते हैं, महलों में नहीं। अकबर ने संयम रखते हुए जवाब दिया, सुल्तान, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये मोती है, सल्तनत का सबसे वफादार सिपाही। इसकी वफादारी आपके किसी भी सिपाही या जानवर से बढ़कर है। सुल्तान शहरयार का अहंकार जाग उठा।
उन्होंने अपने चीते तूफान की जंजीर को थपथपाया। वफादारी, आप इस मरियल कुत्ते की तुलना मेरे तूफान से कर रहे हैं। ये चीता मेरे इशारे पर हवा से बातें करता है और शेर से भी भिड़ सकता है। अगर आपको यकीन न हो तो मुकाबला हो जाए। अध्याय 14। एक अनोखी शर्त। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये अब सिर्फ जानवरों की बात नहीं थी, बल्कि दो बादशाहों की इज्जत का सवाल था। बीरबल, जो अब तक चुप थे, आगे आए। सुल्तान, मुकाबला जरूर होगा, लेकिन मुकाबला ताकत का नहीं, वफादारी और समर्पण का होगा। ताकत तो जंगल के शेर में भी होती है, लेकिन वो वफादार नहीं होता। सुल्तान ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है बीरबल। अगर मेरा चीता जीता तो ये कुत्ता दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और आपको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। और अगर आपका कुत्ता जीता तो मैं अपना बेशकीमती कोहिनूर जैसा हीरा आपको दे दूंगा। अध्याय 15। आग का दरिया। अगले दिन शाही मैदान में भारी भीड़ जमा हुई। एक तरफ सुल्तान शहरयार अपने भव्य चीते के साथ थे और दूसरी तरफ रामदीन अपने बूढ़े और लंगड़ाते हुए कुत्ते मोती के साथ। बीरबल ने प्रतियोगिता की घोषणा की। मैदान के दूसरे छोर पर दोनों के मालिक सुल्तान और रामदीन खड़े होंगे। बीच में एक बड़ी बाधा बनाई गई है। जो जीव सबसे पहले और बिना डरे अपने मालिक के पास पहुंचेगा वही विजेता होगा। लेकिन बाधा साधारण नहीं थी। बीरबल ने मैदान के बीचों बीच आग का एक घेरा बनवाया था। लपटें ऊंची उठ रही थीं। हर जानवर आग से डरता है, ये प्रकृति का नियम है। सुल्तान शहरयार मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनका चीता इतना प्रशिक्षित है कि वो छलांग लगाकर पार कर जाएगा। अध्याय 16। प्रकृति बनाम प्रेम। इशारा हुआ, नगाड़े बजे। सबसे पहले सुल्तान ने सीटी बजाई। आओ तूफान, आओ। पिंजरा खोला गया। चीता बिजली की रफ्तार से दौड़ा। उसकी गति देखकर दर्शक दंग रह गए, लेकिन जैसे ही वो मैदान के बीच में पहुंचा और उसने आग की भीषण लपटें देखीं, वो ठिठक गया। उसने दहाड़ मारी, इधर उधर देखा। सुल्तान उसे पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन चीते के लिए अपनी जान प्यारी थी। उसके अंदर का जानवर जाग गया था। उसने आग में कूदने से साफ इनकार कर दिया और डर कर पीछे भागने लगा। सुल्तान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक जंगली जानवर अंततः अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अब बारी मोती की थी। रामदीन दूसरी तरफ खड़ा था। उसने न सीटी बजाई न चिल्लाया। उसने बस इतना कहा, आजा बेटा मोती। मोती पिंजरे से निकला। वो बूढ़ा था। उसका एक पैर, जो पिछले हमले में घायल हुआ था, लंगड़ा रहा था। वो धीरे धीरे दौड़ा। जब वो आग के पास पहुंचा तो उसे भी गर्मी महसूस हुई। वो रुका। दर्शक सांस रोके देख रहे थे। रामदीन ने फिर से पुकारा, आजा मोती, डर मत। मोती ने आग को नहीं देखा। उसने उस पार खड़े अपने मालिक के धुंधले चेहरे को देखा। उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा सत्य उसका मालिक था, आग नहीं। बिना एक पल की देरी किए मोती ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आग के लपटों के बीच से छलांग लगा दी। उसके कुछ बाल छलस गए, लेकिन वो आग के दरिया को चीरता हुआ सीधा रामदीन के पैरों में जा गिरा। अध्याय 17। सुल्तान का नतमस्तक होना। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर बादशाह की जय, मोती की जय के नारे लगने लगे। रामदीन ने मोती को गले लगा लिया और उसके जले हुए बालों पर हाथ फेरने लगा। मोती अपनी पूंछ हिला रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो जल गया है। उसे खुशी थी कि वो अपने मालिक के पास है। सुल्तान शहरयार अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलकर मोती के पास आए। उन्होंने झुककर उस साधारण से कुत्ते को सलाम किया। सुल्तान ने कहा, अकबर, मैं हार गया। मेरा चीता शक्तिशाली है, गुलाम है, लेकिन वफादार नहीं। ये कुत्ता, ये तो एक फरिश्ता है। इसने साबित कर दिया कि प्रेम आग से भी ज्यादा ताकतवर होता है। सुल्तान ने अपनी हार स्वीकार की और वादे के मुताबिक अपना बेशकीमती हीरों का हार मोती के गले में डाल दिया। अध्याय 18। कहानी का अंत। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और गर्व से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। सबसे वफादार जीव खोजना आसान नहीं था, लेकिन तुमने हमें जो दिया वो अनमोल है। मोती ने अपना शेष जीवन शाही सम्मान के साथ बिताया। जब वर्षों